जय हिंद बच्चों, दीपक सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और एक बार क्लास 10th के बच्चों के लिए गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं आपके सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ, जो बच्चों को चैप्टर नंबर 1 आप लोगों ने पढ़ा होगा, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चों 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और ये 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, केवल मेरे 3 टॉपिक्स अगर आप इसको समझ लीजिए तो आपके 6 नंबर फिक्स हो जाते हैं। देखिए, वो 3 टॉपिक्स आपको इसमें पढ़ने क्या है। फर्स्ट इसमें आता है बच्चों, वो है फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। अभी मैं एक एक टॉपिक को डिकोड कर दूंगा। और सेकंड है बच्चों, ये क्लास 5 के बच्चे जो जानते हैं, एक होता है एलसीएम और एचसीएफ, टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके बच्चों। एंड थर्ड टॉपिक आता है इसमें इरेशनैलिटी। इरेशनैलिटी ऑफ √2, √3, √5 एंड सो ऑन एक्सेट्रा। तो अगर जो बच्चा क्लास 10th का ये 3 टॉपिक का तैयार कर ले, उसका निश्चित ही समझ लो बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स आना है। तो हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की के हेल्प से इसको 3 टॉपिक्स को हम लोग जो है कवर करेंगे आज। और बहुत ही छोटे वीडियो में मैं आपको 3 टॉपिक्स पूरा क्लियर कर दूंगा। देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में होता क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कंपोजिट नंबर का खेल है। और आप जानते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिट नंबर। अगर एक छोटे क्लास का बच्चे से पूछिए कंपोजिट नंबर क्या है, तो वो बच्चा सिर्फ यही बताएगा कि अगर हम किसी नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दें तो उस नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं। इट मीन्स कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर्स। ओके, तो जैसे कि अब देखिए, हम आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इसको दिखाते हैं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में अगर देखें तो ये देखो बच्चों, चैप्टर नंबर 1 है आपका रियल नंबर। और रियल नंबर में जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें देखिए बहुत सा चीज़ डिलीट हो गया है, लेकिन आपको जानना है थोड़ा सा मेन टॉपिक तो समझिए इसका। फर्स्ट इसमें आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो कोई भी नंबर अगर है, हम किसी भी नंबर को BQ + R के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, इन्होंने एक छोटी सी बात अगर मैं आपको समझाता हूँ, जैसे हमने कहा कि हमने 7 को लिखा 7 = 2 × 3 + 1। 7 को हमने लिखा 2 × 3 + 1। इट मीन्स अगर हम 7 में 2 से डिवाइड कर दें बच्चों, तो कोशेंट आता है हमारा 3 और रिमाइंडर आता है 1। ठीक, तो एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ BQ + R। तो इट मीन्स यहाँ पर B जो हो गया वो डिवाइजर हो गया, और Q कोशेंट हो गया, और R रिमाइंडर हो गया। तो हम अगर अब एक इसमें और बात देखोगे कि जो रिमाइंडर की वैल्यू आती है, वो आप जानते हैं कि जो डिवाइजर है उससे हमेशा क्या आता है, कम आता है। जैसे हमने कहा, अगर हम 7 में इस तरीके से भी समझ लो, 7 में अगर हमने डिवाइड किया, 2 × 3 = 6 आया और 1 रिमाइंडर बचा, तो ये रिमाइंडर की वैल्यू जो आएगी हमेशा इससे कम आती है। ठीक, ये रिमाइंडर या तो 0 आएगा और या तो ये 1 आएगा। अगर हम सपोज करो कि 3 से डिवाइड कर दें, जैसे हमने कहा कि अगर हम यहाँ पे 9 में चलो डिवाइड किया मैंने 4 से, तो 4 × 2 कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया, और ये 1 आया। यहाँ भी देखो रिमाइंडर की वैल्यू जो आ रही है वो इससे कम आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि कोई भी नंबर अगर है तो उसको हम लोग BQ + R के फॉर्म में लिख देते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा हम लोग फंडामेंटल थ्योरम की तरफ। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझ लेते हैं, ये है क्या। देखिए, यहाँ से अगर हम इसको डिकोड करना चाहें तो इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मीन्स एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड
expressed as a product of primes, and this expression is unique apart from the order in which the prime factors। कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे हमने कहा 16 है, अब 16 को अगर आप ब्रेक करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा। हमने कहा चलो 12 को आप फैक्टराइज करो तो 12 की वैल्यू आएगी 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। तो दीज आर दी प्राइम फैक्टर्स। तो अगर हम किसी नंबर को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में अगर इसको लिख सकें तो ये नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझ लो तो कोई नंबर अगर 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है और इसके अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल है तो नंबर इज सेड टू बी कंपोजिट नंबर। तो आपको बोर्ड एग्जाम में अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन दिखेगा तो सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक से रिलेटेड ही रहेगा। तो बच्चों को एक तो कंपोजिट नंबर आना चाहिए। अब जैसे इसी में अगर हम चलते हैं तो एक क्वेश्चन देखिए किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पुटअप होते हैं। कंपोजिट नंबर से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। तो इसमें देखो कंपोजिट नंबर से रिलेटेड अभी हम कोई क्वेश्चन अगर लेते हैं तो वो किस तरीके से है। देखते जाइएगा भाई, आप लोग भी देखते जाइएगा। ये देखो अब एक क्वेश्चन यहाँ दिख गया हमें, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिख गया, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन दिख गया और ये बच्चे निश्चित ही कर लेंगे क्योंकि वो दीपक सर से जुड़े हुए हैं और वो जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिट नंबर। अब इसमें आ गया एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज अ कंपोजिट नंबर। देखिए बस इससे टफ क्वेश्चन तो आना ही नहीं है बच्चों। इससे देखिए अब इसमें आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ 7 को कॉमन करिए। देखिए यहाँ 7 और यहाँ 7 कॉमन दिख रहा है, आप इसको कॉमन लीजिए, ठीक सिंपली। और यहाँ क्या बचेगा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 को लिख दीजिए आप, ये हो गया 15। नहीं लिखना चाहते हैं तो वो भी मत लिखिए। अब प्लस 1 आ गया बच्चों, तो ये कितना हो गया 7 इंटू 16 हो गया। तो 7 इंटू 16 के फॉर्म में आ गया। इट मीन्स क्या हो गया, अगर आप इसको लिखेंगे 7 इंटू 2 टू दी पावर 4 तो हमने कहा कि इस नंबर को हमने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरीके से ये नंबर क्या हो गया बच्चों, कंपोजिट नंबर हो गया। तो इसमें इससे टफ तो क्वेश्चन बनना नहीं है। कभी कभी क्या करता है कि बोर्ड एग्जाम में एक नंबर ये दे दिया और साथ में इसके और कुछ भी लिख दिया, तो आप उसमें भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है ओके। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसमें क्या था बच्चों, हमने कहा था कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको आप किस तरीके से करोगे ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए अगर हम चलते हैं यहाँ से एचसीएफ और एलसीएम पे, तो देखिए अगर हम बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको अगर आप लिखोगे तो ये हो गया बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या हो गया, लीस्ट कॉमन फैक्टर। ये हो गया बच्चों लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये आप छोटे क्लास में ही पढ़ चुके हैं, और आप जानते हैं इसमें सिर्फ नंबर्स के भी बन सकते हैं और इसमें अलजेब्रिक के भी आ सकते हैं। जैसे हम अगर एग्जांपल दें, वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर हमने कहा 12 हो गया और 16 हो गया, तो 12 और 16 का अगर आपको फाइंड करना है एलसीएम या एचसीएफ, तो एचसीएफ फाइंड करने का मेथड क्या होता है, आप 12 को तुरंत स्प्लिट करोगे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, 2 इंटू 2 इंटू 3 आता है, और एलसीएम करोगे तो ये इसको 16 को फैक्टराइज करो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आता है। अब इसमें अगर हमने आपसे पूछा कि कॉमन फैक्टर्स क्या आएंगे, तो देखिए 2 इंटू 2 हो गया और यहाँ 2 इंटू 2 हो गया, तो ये इसका एचसीएफ आ गया। तो इट मीन्स क्या हो गया, एचसीएफ की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई बच्चों, 4 आ गई। अब इसी में अगर आपसे कोई पूछा कि एलसीएम क्या आएगा, तो एचसीएफ तो मैंने लिख ही लिया है। अब इसमें जो बचते हैं वो लिख दीजिए, दोनों को मिक्स करके लिख दीजिए। अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम मीन्स होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इट मीन्स ऐसा नंबर जो 12 और 16 से भी डिवाइड हो जाए और वो नंबर छोटा से छोटा होना चाहिए। तो छोटा छोटा नंबर भैया कौन सा हो जाएगा, देखो
एक हमने यहाँ पर कहा 2 इंटू 2, तो सबसे बड़ा लिख लो यहाँ पर 4 टाइम्स 2 आप राइट कर लीजिए। और अब बचता क्या है, इसमें 3 बचता है बच्चों, तो 3 हो गया, सबका मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 48। तो अगर आप बहुत ही आसान तरीका सीखोगे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का, तो वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको जितने भी नंबर्स दिए रहे, 2 नंबर्स दिए रहे, 3 नंबर्स दिए रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको प्राइम फैक्टर्स कर दीजिए। अब प्राइम फैक्टर्स के बाद जो इसमें कॉमन आएंगे, कॉमन का सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो एचसीएफ हो जाएगा, और सबको मिक्सअप करके लिख दीजिए, वो हो जाएगा एलसीएम। तो इस तरीके से सेकंड प्रॉब्लम जो आएगा वो एलसीएम और एचसीएफ का वो इसी रिलेटेड रहेगा। अब इसमें एक बात और होती है, एलसीएम और एचसीएफ का एक फॉर्मूला होता है। देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम, 2 नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा वो आएगा बच्चों फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आप फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल ही आएगा। इस फॉर्मूले को बहुत ही अच्छे तरीके से आप याद कर लो, क्योंकि इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आता है। इट मीन्स अगर फर्स्ट नंबर ए है और सेकंड नंबर क्या है आपका बी है, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑलवेज एचसीएफ इंटू एलसीएम ही आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको देखो 1 2 3 4, तो 4 वेरिएबल्स में से 3 वेरिएबल्स आर गिवन और 1 आपको फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक, तो एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस जो रहेंगे वो इस तरीके के आएंगे, और कंपोजिट नंबर का आपने चेक ही कर लिया। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है इसमें, इरेशनैलिटी ऑफ √2, √3 या कोई भी और नंबर है। आप लोगों ने क्लास 9th में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था कि हम लोग इरेशनल नंबर का मीनिंग जानते थे कि इरेशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। P/Q माने तो P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इफ एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ P/Q, number is said to be rational number where P and Q are integers। और इंटीजर्स कैसे होने चाहिए, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, अगर Q 0 हो गया तो वो नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे कि हमने कहा 3/5, तो 3/5 में देखो 3 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, तो ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। हमने कहा -3/7, तो -3/7 इज आल्सो अ रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन हमको रेशनल नंबर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हमको तो इरेशनल नंबर से मतलब है। क्लास 10th में केवल इरेशनल नंबर आता है, और वो भी उसको प्रूव करना रहता है कि आप इसको प्रूव करिए। हाउ कैन बी प्रूव, तो प्रूव करने का देखो आपके इस सिलेबस में क्या है मेथड। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया √2, अब √2 को हमको प्रूव करना है कि ये नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है, या √3 को हमको प्रूव करना है कि ये नंबर इरेशनल नंबर है। कहीं कहीं √5 भी आ गया बच्चों, कहीं कहीं √7 आ गया। तो अब मेरा छोटा सा बाबू जो है वो कितना याद करेगा, √2 का याद करता है तो √3 आ जाता है, √5 का याद करता है तो √7 आ जाता है। तो अगर दीपक सर आप लोग के लिए एक जनरल इसका आपको रूल बता दें, तो कोई भी नंबर को प्रूव कर लोगे कि वो नंबर इरेशनल नंबर है कि नहीं है। तो आइए चलते हैं, हम आपको एक जनरल मेथड बताते हैं और उसके सारे स्टेप्स हम क्लियर कर देते हैं। देखिए अगर हम इसको जनरलाइज करें तो रूट के अंदर सपोज करो कोई नंबर आ गया n, ठीक, और ये ध्यान देना कि n जो है यहाँ पर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर को तो प्रूव करने के लिए कहेगा नहीं। जैसे हमने कहा कि रूट के अंदर 9 आ गया, आपने कहा, दीपक सर ने कहा था कि इसमें कोई भी नंबर हो तो वो इरेशनल नंबर होगा, बट ऐसा नहीं है। √9 की वैल्यू 3 होती है, और 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, और 3/1 क्या है बच्चों, इंटीजर अपॉन इंटीजर, और ये हो गया रेशनल नंबर। तो आप अपने माइंड में एक बात ध्यान से रख लीजिए कि रूट के अंदर जो भी नंबर यहाँ लिखा रहेगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो ये नंबर पूरा जो आएगा वो रेशनल नंबर आएगा, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो ये ऑलवेज इरेशनल नंबर आएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके स्टेप्स पे। देखिए अब हमारा प्रॉब्लम क्या आ गया, √n इज एन इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर। देखिए दीपक सर आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाते हैं और हम वो तरीका समझाते हैं जो आपको एग्जाम में निश्चित याद रहेगा। देखिए फर्स्ट स्टेप इसका क्या करेंगे आप, स्टेप नंबर 1। अगर स्टेप नंबर 1 बच्चे याद कर ले, अगर आपको मंजिल पे जाना है तो आपको सीढ़ी का पता होना चाहिए। तो सीढ़ी का मतलब हो गया स्टेप्स, आपके दिमाग में स्टेप एकदम फिक्स होना चाहिए। स्टेप नंबर 1, इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट करोगे। लेट क्या करोगे, रूट n इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमको प्रूव करना है कि ये नंबर इरेशनल नंबर है। अगर इरेशनल नंबर नहीं है तो रेशनल नंबर हो जाएगा। तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, इसको रेशनल नंबर लेट करेंगे। ओके, फिर अगर ये रेशनल नंबर है तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर दी इंटीजर्स। इतना बच्चे लिखेंगे और q नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप की कहानी हो गई। अब सेकेंड स्टेप में बच्चे क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायरिंग कर दो। क्या कर दो भाई, स्क्वायरिंग कर दो। तो बच्चे स्क्वायरिंग करना बहुत अच्छे समझते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर कर दो और राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर कर दो। तो रूट n का स्क्वायर करोगे भाई तो n आ जाएगा। बहुत ज़्यादा स्टेप आपको लिखने की एग्जाम में ज़रूरत नहीं है, आप एकदम मेन स्टेप लिखिए और फुल मार्क्स पाइए। तो n आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, साइड चेंज हो जाएगा। तो p स्क्वायर की वैल्यू आ गई n q स्क्वायर। अब p स्क्वायर की वैल्यू कितनी दिख गई बच्चों, n q स्क्वायर दिख गई। अब यहां से देखो, अगर हम समझने की कोशिश करें तो p स्क्वायर इक्वल टू आ गया n q स्क्वायर। इट मीन्स, और n यहां पर आप जानते हैं कि ये एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो इट मीन्स क्या हो गया, अगर आपने स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर का मतलब हो गया कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई n। आपको लिखना क्या है यहाँ पर कि p स्क्वायर डिविजिबल बाई n। अब अगर p स्क्वायर डिविजिबल बाई n है, तो अगर कोई नंबर का स्क्वायर अगर n से डिविजिबल है तो निश्चित वो नंबर भी n से डिविजिबल होगा। तो इट मीन्स लिख दोगे आप p इज आल्सो डिविजिबल बाई n। तो p स्क्वायर, तो p का मल्टीपल क्या हो गया बच्चों, n हो गया। अब अगर p डिविजिबल n है तो आप यहां तुरंत क्या कर लोगे, थर्ड स्टेप में लेट कर लो, लेट p इज इक्वल टू n r लेट कर लो, कोई भी नंबर लेट कर लो। अगर ये n का मल्टीपल है तो n टाइम्स सब कुछ आएगा, और r इज आल्सो एन इंटीजर, r भी एक इंटीजर हो गया। अब p की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो एन आर, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू n q स्क्वायर आ जाएगा, और n से n कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों क्या आ गया, q स्क्वायर इज इक्वल टू एन आर स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि q स्क्वायर भी n का मल्टीपल हो गया, और सिमिलर वे में आप लिखोगे कि q स्क्वायर अगर n का मल्टीपल है, मतलब q स्क्वायर अगर n से डिविजिबल है तो q इज आल्सो डिविजिबल बाई n। अब देखो बच्चों, p भी यहाँ डिविजिबल हो गया n से, और q भी डिविजिबल हो गया n से। इसका मतलब क्या हो गया कि p और q जो दोनों हैं वो दोनों ही n से डिविजिबल हो गए। और अब हमने यहाँ स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर रूट n को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं तो p और q इंटीजर ही नहीं होते हैं, बल्कि ये को प्राइम टू ईच अदर भी होते हैं। मतलब p और q में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं होना चाहिए, और हमने यहाँ ला दिया कि p और q का एक कॉमन मल्टीपल n है। इट मीन्स हमने जो यहाँ पर एज्यूम किया था रूट n इक्वल टू p अपॉन q, ये फेल हो गया। क्योंकि फेल क्यों हो गया, यही समझिए आप, यही बच्चे प्रॉब्लम करते हैं। p और q में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि p एंड q आर को प्राइम टू ईच अदर। हमने अगर यहाँ कंसीडर किया कि रूट n अगर p अपॉन q है, और हमने यहाँ पर एक बार क्या किया, प्रूव किया कि p जो है वो n का मल्टीपल है, मतलब p जो है वो क्या है, n से डिविजिबल है। और हमने बाद में प्रूव कर दिया कि q भी n से डिविजिबल है, मतलब
दोनों का कॉमन फैक्टर n आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ये जो रूल है वो फेल हो गया। तो अब स्टेप नंबर 4 आप लास्ट लिखेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट स्टेप में आप 4 में क्या लिख देंगे, इसको क्लीन कर देता हूं। तो लास्ट स्टेप जो आपका 4 आएगा उसमें आपको सिर्फ यही लिखना है कि P एंड Q आर बोथ डिविजिबल बाई n। ओके, सो हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया। ठीक, तो इट कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। ये हमने जो एज्यूम किया था वो हमारा एजम्पशन है और ये कंट्राडिक्ट करता है इसको। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रूट n आएगा, सो रूट n विल बी एन इरेशनल नंबर। ठीक, तो इस तरीके से अगर रूट 2 का आ जाए तो रूट 2 का भी कर लेंगे। तो रूट 2 का अगर हम एक एग्जांपल देते हैं आपको कि रूट 2 को कैसे आप प्रूव करोगे कि ये नंबर इरेशनल नंबर है, तो स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा, इसको P/Q लिख दिया। कहीं कहीं आप देखोगे A/B भी लिखता है, तो हमने इसको P/Q लिख दिया। अब सिर्फ स्टेप बताऊंगा बच्चों, आप सेंटेंस लिख लेना। और इसके बाद मैंने क्या कहा था, इसका स्क्वायरिंग कर दो, तो 2 आ गया P²/Q²। इसके बाद आप लिखोगे P² = 2Q²। तो P² इज डिविजिबल बाई 2 एंड P इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। तो P का यहाँ मल्टीपल क्या हो गया, 2 हो गया। तो आप यहाँ लेट कर लोगे P = इसको नोट करिए बच्चों। हाँ बच्चों, तो इस तरीके से हमने कहा कि P जो है वो मल्टीपल है 2 का, तो लेट कर लो P = 2x लेट कर लो, और x इज एन इंटीजर, ये इंटीजर है। अब P की वैल्यू 2x आप यहाँ पुट कर दीजिए इसी में। जब इसमें आप पुट करेंगे P की वैल्यू 2x, तो ये हो जाएगा 4x² = 2Q²। और 2 से ये ब्रेक हो जाएगा तो Q² की वैल्यू आ जाएगी 2x²। तो आप यहाँ देख लो कि Q² भी 2 से डिविजिबल है, क्योंकि Q² की वैल्यू 2x² आती है। तो 2 से डिविजिबल Q² हो गया, तो Q भी जो होगा वो क्या होगा, आल्सो डिविजिबल बाई 2 हो गया। तो हमने यहाँ कहा कि P भी 2 से डिविजिबल है और Q भी 2 से डिविजिबल है। इट मीन्स 2 इज द कॉमन फैक्टर फॉर बोथ P एंड Q। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि P और Q जो थे वो को प्राइम टू ईच अदर थे। तो लास्ट में आप ये लिख दोगे, इट कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, सो वी कैन से रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ओके बच्चों, अब देखिए एक थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके का आता है, इस चैप्टर से अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो वो ये आ सकता है, हमने कहा 3 + √5, इस तरीके का क्वेश्चन दे दे, या ऐसे दे दे 2 + √3 दे दे, और इन सबको प्रूव करने के लिए कहे कि प्रूव करो कि ये नंबर इरेशनल नंबर है। तो आप देखिए, इसको इरेशनल नंबर अगर प्रूव करना है तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 याद कर लो। इसको 3 + √5 को पहले लेट करोगे कि ये नंबर रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर है तो P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा ये, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q ≠ 0। इतना बच्चों लिख लेना। अब इसके बाद क्या करोगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको रूट को एक साइड इसको फेंक दो भाई और बाकी को अलग कर दो। तो यहाँ देखो रूट वाला जो है इसको अलग ही रहने दो, इसकी स्टाइल अलग है, इसको लिखो P/Q -3। इतना तो सब बच्चे लिख लेंगे। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको यहाँ Q LCM ले लेना है, और ये हो गया P -3Q। अब देखो P और Q यहाँ पर इंटीजर्स थे और Q ≠ 0 था, तो भैया इंटीजर में से जब 3 का इंटू अगर Q में करोगे तो 3 इंटू इंटीजर इंटीजर ही आएगा। तो इंटीजर में से अगर इंटीजर को माइनस करोगे तो नया इंटीजर आ जाएगा, और इंटीजर अपॉन इंटीजर अगर आ गया तो ये बच्चों पार्ट क्या हो गया, ये पार्ट हो गया रेशनल नंबर। और ये जब रेशनल नंबर हो गया और √5 पहले से ही हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है।
इरेशनल नंबर। और आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है तो ये कंप्लीटली इसके इक्वल होता है। अब आप हमें खुद बता दो कि क्या कोई रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल होता है क्या? ये कभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया। इट कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, और ये एजम्पशन अगर रॉन्ग हो गया इट मीन्स ये नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। ओके बच्चों, तो इस तरीके से इससे टफ क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला नहीं है। एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो क्या बन सकता है वो देखो। अगर ऐसा आता है बच्चों कि √2 + √3, इसको प्रूव करो कि ये नंबर इरेशनल नंबर है। बच्चों ने कहा, दीपक सर ने बताया था एक सिंगल रूट को कैसे प्रूव करते हैं इरेशनल नंबर। ओके, फिर इसके बाद बच्चों ने सर ने कहा था कि 3 + √5, मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन अगर आ जाता है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, तो उसको हम कैसे प्रूव करते हैं कि नंबर इरेशनल नंबर है। और थर्ड टाइप आता है हमारा, अगर यहाँ पर √2 + √3 थोड़ा सा अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर आता है तो वो इस तरीके का ही सिर्फ आ सकता है, इससे टफ क्वेश्चन बनेगा ही नहीं इस चैप्टर से। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग डिकोड किस तरीके से करेंगे ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इस नंबर को प्रूव करना है हमको इरेशनल नंबर, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको इसको P/Q ही लेट करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 फिक्स है, और वो है कि हम इसको पहले एज्यूम करेंगे कि दिस नंबर इज अ रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर है तो इसको हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर ऐसे कर लोगे, और फिर क्या करोगे, इसको किसी एक रूट को अलग कर दोगे, बाकी को साइड चेंज कर दोगे। तो यहाँ चलो हमने √3 को अलग कर दिया बच्चों, और यहाँ लिखा P/Q - √2। एक तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अब एक डायरेक्ट भी स्क्वायरिंग कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। तो आप यहाँ से अगर इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पर इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो ये P² प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है, और माइनस आपका आएगा 2ab, तो 2P/Q × √2 आ गया। क्लियर? अब आप क्या करोगे, यहाँ से इसको एक साइड कर लोगे और रूट वाले को एक साइड और बिना रूट वाले को एक साइड कर लोगे। एक तरीका ये भी है, और एक तरीका ये भी है कि आप क्या करोगे, इसी का स्क्वायर कर दो। अगर आप इसी का स्क्वायर कर दोगे तो भी हो जाएगा बच्चों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका स्क्वायरिंग करो तो यहाँ पर आप जब रूट का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और ये 2ab करोगे तो 2√6 आएगा, और ये हो जाएगा P²/Q²। अब रूट को एक साइड कर लो, बाकी को एक साइड कर लो, तो P²/Q² -5 इज इक्वल टू हो गया 2√6। ओके, अब 2 को यहाँ से हटा करके यहाँ 1/, में कर दो बच्चों, इसको 1/, में कर दो, ये 1/2 हो गया। अब देखो यहाँ √6 आ गया, और यहाँ ये पूरा नंबर आ गया, और ये सारा नंबर क्या आएगा बच्चों, ये नंबर आएगा रेशनल नंबर, क्योंकि P²/Q² ये कोई इंटीजर होगा, और इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करोगे तो इंटीजर आएगा, और फिर इंटीजर में /2 करोगे तो वो भी आ जाएगा P/Q के फॉर्म में। इट मीन्स ये नंबर आएगा रेशनल नंबर, और ये नंबर आएगा इरेशनल नंबर, और रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। सो वी कैन से आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। एजम्पशन क्या था कि हमने इसको रेशनल नंबर कंसीडर किया था, और ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। ओके, तो इस तरीके से आज हमारे बच्चों का क्लास 10th का 6 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन तैयार हो गया। अब इससे टफ क्वेश्चन एग्जाम में आना ही नहीं है, ये समझ लो। तो आज हम लोग रियल नंबर्स में 3 इसके जो मेन टॉपिक थे वो कवर किए। फर्स्ट टॉपिक था हमारा कंपोजिट नंबर, और सेकंड टॉपिक था एलसीएम और एचसीएफ का प्रॉब्लम आता है, और थर्ड टॉपिक था इरेशनैलिटी। तो अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ बोर्ड एग्जाम के चैप्टर नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, और इसी तरीके से हम आपको चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स कवर करेंगे। और आप जान लीजिए कि क्लास 10th में अलजेब्रा का जो पोर्शन आता है वो 20 मार्क्स का आता है, और 20 मार्क्स के क्वेश्चन वो, और ये रियल नंबर अगर प्लस कर दो तो 80 में 26 कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दीपक सर के वीडियो को देखते रहिए, और दीपक सर की पाठशाला से जुड़े रहिए, और हम आपको आप विश्वास करिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में
100 मार्क्स आ सकते हैं। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।